हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के इस सेशन में डेली करंट अफेयर की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए 29 ऑफ जनवरी के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन आराम से रिलैक्स होकर सुनिए, नोट कर लीजिएगा और क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर इसकी पीडीएफ आप ले लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, क्योंकि आपके लिए सेल चल रही है। काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको अभी काफी नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कीजिए और पीडीएफ भी आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 29 ऑफ जनवरी के करंट अफेयर का। हाल ही में इसरो के तहत आने वाले लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर को नियुक्त किए गए। तो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, इसके हाल ही में नए डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है एम मोहन को। ये जो संस्था है ना, ये जो सेंटर है, ये इसरो के अंतर्गत काम करता है और लिक्विड प्रोपल्शन के लिए काम करता है, जो कि एक लिक्विड फ्यूल है और ऑक्सीडाइजर का उपयोग करके ऊर्जा का विकास किया जाता है, ताकि रॉकेट या फिर जो रॉकेट भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में, अंतरिक्षयान भेजे जाते हैं, उनमें वो एनर्जी के लिए या फ्यूल के रूप में काम करता है। तो ये संस्था है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, जो कि इसके लिए काम करती है, इसरो के अंतर्गत आती है। इसके हाल ही में नए डायरेक्टर बने एम मोहन। अब एम मोहन की बात करें तो इनको अपॉइंट किया गया है डॉक्टर वी नारायणन के स्थान पर, क्योंकि वी नारायणन कुछ समय पहले ही जनवरी 2025 में ही इसरो के हाल ही में नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए और अब इनको रिप्लेस किया है, इनका स्थान लिया है एम मोहन ने। किसके निदेशक या डायरेक्टर के रूप में? तो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किए गए एम मोहन, जिसका हेडक्वार्टर केरला के तिरुवनंतपुरम में देखने को मिलता है। तो यहां पर अपॉइंटमेंट पता चल गया, संस्था क्या काम करती है इसके बारे में पता चल गया। एम मोहन इसरो के प्रोपल्शन इनिशिएटिव्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। काफी सारे प्रोजेक्ट्स में इन्होंने योगदान दिया है और जो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम में अपनी एक्सपर्टीज के कारण बहुत ही जाने जाते हैं, बहुत ही फेमस है, और अब इनको डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर के या सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर के रूप में। यह सिस्टम, अभी मैंने आपको बताया कि लिक्विड फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का उपयोग करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो कि रॉकेट या फिर जो अंतरिक्ष यान जाते हैं उनमें उन्हें चलाने के लिए या फिर फ्यूल के रूप में उन्हें एनर्जी देने का काम करती है। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, अभी तक हमारे पास 3 ब्रांचेस है इसकी। एक है केरला के तिरुवनंतपुरम में, एक है कर्नाटका के बेंगलुरु में, और तीसरी देखने को मिलती है तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। तो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर डायरेक्टर के रूप में कौन अपॉइंट हुए? एम मोहन। सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? लाला लाजपत राय। तो हाल ही में इनकी 160वीं जयंती कब मनाई गई है? लाला लाजपत राय की बात करते हैं, जो कि एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं, बहुत ही फेमस, पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था ना, और साइमन कमीशन का पूरे इंडिया में विरोध किया जा रहा था, तो लाहौर में विरोध के समय पुलिस की लाठियों की मार से लाला लाजपत राय का निधन हो जाता है। और ये एक लाइन बोलते हैं अंग्रेजी जो हुकूमत है उसके खिलाफ, कि मेरे शरीर पर लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश ताबूत की आखिरी खील साबित होगा। ये जो कथन था, स्टेटमेंट था, ये लाला लाजपत राय का है। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। इनकी जो जयंती है 28 ऑफ जनवरी को मनाई जाती है। इस साल 160वीं जयंती मनाई गई लाला लाजपत राय की। 160वीं जयंती 28 जनवरी 2025 को। पंजाब केसरी या फिर लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। उपलब्धियां देखें तो सबसे पहली चीज कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो हिसार शाखा थी उनकी स्थापना की थी, उसकी स्थापना की थी। आर्य समाज के मेंबर के रूप में काम किया और इस वक्त आर्य गजट, पीपल और वंदे मातरम न्यूज़पेपर के संपादक के रूप में भी इन्होंने काम किया है। 1921 में सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी, जो कि पूरे देश में अस्पृश्यता, जो छुआछूत के आधार पर भेदभाव होता है, जो जेंडर इनइक्विलिटी था, उसके खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने स्थापित किया था।
सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी। 1921 में लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना की थी। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में जो प्रदर्शन हो रहा था इनके नेतृत्व में, वहां पर पुलिस की लाठियों की मार से इनका निधन हो जाता है। तो लाला लाजपत राय की 160वीं जयंती मनाई गई है हाल ही में 28 जनवरी 2025 को। 28 जनवरी को के.एम. करियप्पा की भी जयंती मनाई जाती है। इनके बारे में मैं आपको काफी सेशंस में बता चुका हूं। और एक और आज के दिन 29 जनवरी की बात करें तो इंडियन न्यूज़पेपर डे मनाया जाता है 29 जनवरी को। डन हो जाता है। क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। रिपब्लिक डे की सेल आपके लिए कंटिन्यू है और 100 आवर जीएस का जो कोर्स है जिसकी आपके लिए सबसे ज्यादा डिमांड है स्टूडेंट्स की, वो अभी आपको काफी नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों एप्लीकेशन की लिंक दे दूंगा या फिर प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आप एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। आप 100 आवर जीएस के अक्षय सर के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी अदर हर्डल आता है या अदर कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं आप, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। ओके, तो आप फायदा उठाइए। यह भी आपके लिए कंटिन्यू है सेल, तो आप बहुत ही मैक्सिमम डिस्काउंट आप ले सकते हैं किसी भी कोर्सेज पर। जनवरी 2025 में बेलारूस के एक बार फिर से प्रेसिडेंट कौन चुने गए? तो जनवरी 2025 में एक बार फिर से बेलारूस, जो कि यूरोप का देश है, इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको यूरोपीय देश बेलारूस के एक बार फिर से प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए। आपको पता है ये 1994 से मतलब ऑलमोस्ट 30 साल से बेलारूस के प्रेसिडेंट है। यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अभी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए बेलारूस में, उसमें इनको ऑलमोस्ट 86% वोट मिले। बहुत ज्यादा होते हैं ये। 30 साल बाद भी प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में 86% वोट शेयर रहा है इनका। और बेलारूस के एक बार फिर से ये प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए। पहली बार कब बने थे? 1994 में। बेलारूस जैसा कि आपको पता है यूरोपीय देश है और मिन्स्क इसकी वर्तमान में कैपिटल है बेलारूस की। आगे चलेंगे। असम के किस शहर को दूसरी राजधानी बनाने और पूर्ण शहर के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा असम गवर्नमेंट के द्वारा की गई है? तो असम की एक दूसरी कैपिटल अनाउंस किया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा और यह बनाई जाएगी डिब्रूगढ़। कौन सी बनाई जाएगी? डिब्रूगढ़। अभी तक असम की कैपिटल सेकेंड कैपिटल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। किसको? डिब्रूगढ़ को अपडेट किया जाने वाला है। ठीक है ना। असम के पूर्वी हिस्से में, अगर हम पूर्वी हिस्से में चलते हैं असम के, तो हमको डिब्रूगढ़ देखने को मिल जाता है। तो असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में अनाउंस किया है कि भैया डिब्रूगढ़ को एक तो हम डेवलप करेंगे और असम की दूसरी कैपिटल है ना, जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल होती है, प्रशासनिक राजधानी जहां से प्रशासन को चलाया जाता है, उस कैपिटल के रूप में इसे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, प्रशासनिक राजधानी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा डिब्रूगढ़ को। इससे दो चीजें होगी। एक तो डिब्रूगढ़ में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, वो बढ़ेगा, ईज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और इसके अलावा जो कनेक्टिविटी है वो उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी असम के अदर क्षेत्रों से। तो ऑल ओवर डिब्रूगढ़ के विकास के लिए यह घोषणा की गई है कि हम इसे सेकेंड कैपिटल के रूप में यूज करेंगे। अभी तक असम की कैपिटल के रूप में दिसपुर को देखने को मिलती थी, अभी भी दिसपुर रहेगी, लेकिन अब सेकेंड कैपिटल के रूप में डेवलप किया जाएगा किसको? डिब्रूगढ़ को। ठीक है, तो असम राज्य में है डिब्रूगढ़। पहले अभी तक कैपिटल दिसपुर है और अब दूसरी कैपिटल बनेगी डिब्रूगढ़। तो असम के बारे में जो कैजुअल फैक्ट है उनको देखें तो कैपिटल हो जाती है दिसपुर। लक्ष्मण आचार्य असम के हो जाते हैं वर्तमान गवर्नर। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि बीजेपी के असम के वर्तमान में सीएम। असम में हमें विधानसभा सीटें देखने को मिलती है 126। राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की असम में 14 सीटें देखने को मिलती हैं। दिसपुर कैपिटल है। दूसरी कैपिटल अनाउंस किया गया है असम में डिब्रूगढ़ को। गुलियन बेरी सिंड्रोम शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है जो कि हाल ही में चर्चा में रहा? तो जीबीएस या फिर गुलियन बेरी सिंड्रोम की बात करें
तो ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम को इफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी में, नर्व सिस्टम के संबंध में होने वाला विकार है। बहुत ही अजीब बीमारी है। अभी ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि भाई महाराष्ट्र में इसके बहुत केसेस देखने को मिले। महाराष्ट्र के पुणे में 111 मामले देखने को मिले हैं जीबीएस, गुलियन बेरी सिंड्रोम के। इसके अगर लक्षण देखें ना तो बुखार आ जाना है ना, निगलने में कठिनाई होना, गला दर्द करना, खाने में कठिनाई होना, और इसके अलावा हाथ पांव में कंपन पैदा होना, और अगर इलाज नहीं किया गया तो पूरी बॉडी में कंपन होना, जोड़ों में दर्द होना। तो ये सिम्टम्स हैं कुछ जो कि हमें जीबीएस में देखने को मिल रहे हैं जो पेशेंट है उनमें। तो बहुत ही अभी तक तो डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके की बीमारी है ना, एकदम से बहुत ही स्पीड से फैली है। पुणे में 111 केस देखने को मिले और महाराष्ट्र के सोलापुर में इस बीमारी से, इस सिंड्रोम से पहली जो डेथ है ना उसको डिटेक्ट किया गया। पहली डेथ अनाउंस की गई है ऑफिशियली, जो कि जीबीएस से देखने को मिली है। ठीक है, तो शरीर का जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है उसको डैमेज करता है, उस पर इफेक्ट करता है जीबीएस। ऐसी नसों को या उन नसों को प्रभावित करता है ह्यूमन बॉडी में, जो कि देखिए एक तो मसल्स मूवमेंट में मदद करती है, पेन को, टेम्परेचर को, या फिर जो टच सेंसेशन है उसे डिटेक्ट करने में माइंड की मदद करती है। हम किसी भी चीज को छूते हैं या फिर हमको पेन होता है तो माइंड तक वो जो मैसेज सर्कुलेट करने वाली जो नसें हैं, वेन्स हैं, उनको डैमेज करता है जीबीएस, गुलियन बेरी सिंड्रोम। महाराष्ट्र में इसके मामले देखने को मिले हैं। तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम को ये इफेक्ट करता है। हाल ही में चर्चा में रही डीपसीक एआई कंपनी की स्थापना किसने की? तो चाइना बेस्ड एक स्टार्टअप या कंपनी है डीपसीक एआई, जिसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है लियांग वेनफेंग को। कौन है? लियांग वेनफेंग। अभी सुर्खियों में क्यों है डीपसीक एआई? डीपसीक एआई इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि भैया अमेरिका के पूरे इसने स्टॉक मार्केट को हिला रखा है, और इसके अलावा अमेरिका की जो एआई डेवलपर कंपनियां हैं ना उसमें भूचाल मचा रखा है। हुआ क्या ऐसा? तो डीपसीक एआई ने डीपसीक एआई R1 को डेवलप किया है, ओके, और डाउनलोड के मामले में इसने चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया है। एक ओपन सोर्स एआई लेकर आया है डीपसीक एआई R1 नाम का। ओपन सोर्स मतलब जिसके कोड ओपन है ना, कोड्स बिल्कुल पब्लिक हैं और उन कोड्स का यूज करके कोई भी अदर एआई को डेवलप कर सकता है। तो इस तरीके से ओपन सोर्स एआई डेवलप किया है डीपसीक एआई ने, और इसको नाम दिया है R1। चैट जीपीटी की से भी ज्यादा तेज काम कर रहा है, उससे कम कॉस्ट में इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो लियांग वेनफेंग की कंपनी है डीपसीक एआई, जिसने भाई ये तहलका मचाया है। कंपनी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये चाइना बेस्ड एक स्टार्टअप या कंपनी है, ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ये विकसित करती है। स्थापना हुई थी मई 2023 में। फाउंडर लियांग वेनफेंग है, हेडक्वार्टर चाइना के ही हांगजू में देखने को मिलता है। सीईओ आपको पता चल गया। ठीक है, इसने जो एआई डेवलप किया है वो है एआई R1, डीपसीक एआई R1। ठीक है, तो 10 जनवरी 2025 को डीपसीक ने अपना पहला मुफ्त चैटबॉट ऐप लॉन्च किया था, और अभी 27 जनवरी के बाद ये डाउनलोड्स के मामले में इसने चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया है। इससे एआई की जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं ना, जैसे एनवीडिया वगैरह, इनका जो मार्केट कैप है, शेयर देखिए 18% एक दिन में गिर रहा है। ओके, तो एआई के मार्केट में वर्ल्ड लेवल पर तबाही मचाने के लिए डीपसीक एआई काफी सुर्खियों में है। इसके संस्थापक कौन है, यह क्वेश्चन आ सकता है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। स्थापना किसने की है? तो लियांग वेनफेंग ने इसकी स्थापना की है, और इन्होंने जो चैट जीपीटी जो एआई विकसित किया है R1, वो एक ओपन सोर्स एआई बनाया गया है। हाल ही में प्रकाशित सौमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड बुक के लेखक कौन है? सौमित्र चटर्जी है ना, सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड, ये जो बुक है इसके लेखक है संघमित्रा चक्रवर्ती। सौमित्र चटर्जी के जीवन पर आधारित। अच्छा, यहां पर हमको यह भी तो पता होना चाहिए कि सौमित्र चटर्जी कौन है, जिनके ऊपर सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड लिखा गया, या ये बुक लिखी गई। लिखी किसने? अच्छा, संघमित्रा चक्रवर्ती ने। सौमित्र चटर्जी की बात करें तो एक बहुत ही फेमस ये डायरेक्टर या फिर यूं कहें कि एक्टर रह चुके। एक्टर
मतलब फिल्मों के क्षेत्र में काम करने वाले, आइकॉनिक एक्टर के रूप में इन्होंने काम किया है, पोएट रहे, आर्टिस्ट रहे, है ना। तो एक्टर बोलो आप ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सौमित्र चटर्जी जो कि एक बंगाली एक्टर हैं, काफी फेमस रहे, है ना। अब इनके जीवन पर आधारित इनके कैसे संघर्ष रहे, बंगाली जो कल्चर है और विश्व स्तरीय सिनेमा है उनमें इन्होंने क्या योगदान दिया, कैसे योगदान दिया, और जो भी इनके जीवन की जर्नी है वो बताया गया है इस बुक में, जिस बुक का नाम है सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड। लिखने वाला कौन है? तो लिखने वाला है संघमित्रा चक्रवर्ती। सौमित्र चटर्जी को काफी सारे अवार्ड दिए गए, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डायरेक्टर, फिल्म एक्टर, नाटककार, लेखक, कवि। अब तो इनकी डेथ हो चुकी है, काफी पुराने हैं। 1935 में जन्म हुआ था, 2020 में इनका निधन हुआ था। सत्यजीत रे के साथ इन्होंने 14 फिल्में की अपने करियर में। अवार्ड्स की बात करते हैं जो कि सौमित्र चटर्जी को इनके जीवन काल में दिए गए। तो फ्रांस के 2 बड़े अवार्ड इनको दिए गए हैं जो कि फ्रांस की गवर्नमेंट देती है। 1999 में ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स और 2017 में कमांडर ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जा चुका है। किसको? तो यह है सौमित्र चटर्जी। तो यह फ्रांस के अवार्ड है। इसके अलावा सौमित्र चटर्जी को 2004 में इंडियन गवर्नमेंट ने दिया था पद्म भूषण। 2012 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं और 1998 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया जा चुका है सौमित्र चटर्जी को। ठीक है, तो बंगाल पृष्ठभूमि से आते हैं और बंगाली सिनेमा में ही एक डायरेक्टर और बहुत ही सफल एक्टर रहे हैं। हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2024 में विमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? तो देखिए, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है हर साल बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में आईसीसी अवार्ड्स को अनाउंस करती। अभी 2025 में 2024 के लिए पूरे साल में जो बेस्ट उपलब्धि होती है जिस भी प्लेयर की, जिस भी कैटेगरी में, जैसे T20, टेस्ट, ऑल ओवर कैटेगरी, तो इस आधार पर यह अवार्ड दिए जाते हैं आईसीसी के द्वारा। अभी 2024 का पूरा साल का जो परफॉर्मेंस था ना, उसके आधार पर अवार्ड दिए गए हैं 2025 में। तो आईसीसी अवार्ड 2024 को अनाउंस किया गया है। इसमें विमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर इंडिया की है स्मृति मंधाना। विमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया स्मृति मंधाना को। अच्छा, अदर अवार्ड की भी बात करना पड़ेगी हमको। आईसीसी देता है, ये क्लियर हो गया, अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है। स्मृति मंधाना को विमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब दिया गया। अदर कैटेगरी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। पूरे फॉर्मेट को मिलाकर ऑल ओवर कैटेगरी होती है। तो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया जसप्रीत बुमराह को, इंडियन फास्ट बॉलर। विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब दिया गया मैली केयर को, ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है, विमेन। ठीक है, तो ये 2 हो गए सबसे टॉप पर। फिर मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड भी दिया गया जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2024 के एंड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इनका। मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अजमातुल्लाह ओमार जई, अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 ये दिया गया। अच्छा, यहां पर मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर समझ में आ गया, तो विमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना है ना। फिर मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अर्शदीप सिंह, इंडिया। विमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 मैली केयर, ऑस्ट्रेलिया, जिनको ऑल ओवर कैटेगरी में भी मिला। फिर इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 कमिंदू मेंडिस, जो कि श्रीलंकन प्लेयर हैं। और विमेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 एंड्री डेर्कसन, साउथ अफ्रीकन प्लेयर है विमेन में। तो ये अलग अलग कैटेगरी है, जो मेन है वो मैंने आपको बताई। अब ऊपर की ये 4 याद कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वनडे क्रिकेट है ना, मेंस और विमेन, और मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। वैसे तो सभी को याद करो, देखो कब क्या आ जाए एग्जाम में, तो पॉज करके देख लेना या फिर पीडीएफ ले लेना एप्लीकेशन से, तो इनको एक बार देख लेना। पहला पुरस्कार दिया गया था आईसीसी के द्वारा 2004 में, इंग्लैंड के लंदन में आयोजित किए गए थे। सबसे ज्यादा बार आईसीसी अवार्ड दिया गया है विराट कोहली को, इंडियन प्लेयर है, 10 बार। और महिलाओं में सबसे ज्यादा एलिस पेरी
ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, 6 बार इनको आईसीसी का अवार्ड दिया गया। हाल ही में किस देश को डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है हाल ही में एक यूरोपीय देश है जिसका नाम है जॉर्जिया। मलेरिया मुक्त घोषित किया गया जॉर्जिया को, ठीक है। और डब्ल्यूएचओ के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया ये 45वां देश है। एक क्षेत्र को भी, एक एरिया को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, लेकिन कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जॉर्जिया 45वां देश है। अच्छा, किस आधार पर किसी भी देश को किसी डिसीज से मुक्त घोषित किया जाता है? अगर किसी देश में पर्टिकुलर कोई भी डिसीज ले लो, जैसे एचआईवी ले लो, मलेरिया ले लो, पोलियो ले लो, लगातार 3 साल तक अगर कोई भी मामला देखने को नहीं मिलता रजिस्टर्ड उस देश में, सारे पैमाने अलग अलग डायमेंशन से सारे देखे जाते कि वहां की जो डॉक्टर्स लॉबी है, प्रशासन ने कितना अच्छा काम किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने दर्ज ही नहीं किया और डब्ल्यूएचओ सर्टिफिकेट दे देगा, नहीं। ये भी देखा जाएगा कि गवर्नमेंट ने उस सेक्टर में कितना अच्छा काम किया है, और फिर वहां की मेडिकल जो लॉबी है, हेल्थ स्ट्रक्चर है, क्या वो अवेयर भी है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि डिसीज को जानता ही नहीं, रजिस्टर क्या खाक करेगा। तो ये अलग अलग पैमाने होते हैं। तो अगर 3 साल तक अगर मामला नहीं देखने को मिलता किसी देश में किसी भी बीमारी का, तो उसको उस बीमारी से मुक्त घोषित किया जाता है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो जॉर्जिया 45वां देश बना है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। इंडिया ने देखिए 2030 तक मलेरिया फ्री होने का लक्ष्य रखा है। मच्छर से होने वाली बीमारी है ना, मुख्यतः जो फीमेल एनोफ्लीज मच्छर होता है, मादा मच्छर एनोफ्लीज, उसके काटने से फैलता है। अच्छा, प्रभावित किसको करता है? तो एक तो आरबीसी से इफेक्ट होती है और लीवर इफेक्ट होता है मलेरिया डिसीज में किसी भी पेशेंट का। मलेरिया से मुक्त होने वाला 45वां देश जॉर्जिया बना है। भारत में काफी समय से मलेरिया के जो मामले लगातार गिरते जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सफाई जब रखोगे, और क्लीन इंडिया मूवमेंट ऐसा है जिसने ऐसे केसेस में कमी की है। 2017 से 2023 में देखें तो 69% मामले गिरे हैं। मौतों में भी गिरावट आई है, ऑलमोस्ट 68% की 2017 से 2023 तक। वैश्विक आंकड़ा है कि पूरे वर्ल्ड के 95% मलेरिया के जो आंकड़े हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के देशों में देखने को मिलते हैं, स्पेशली सहारा रेगिस्तान के आसपास के देशों में। हाल ही में चर्चा में रहे एटी कोपक्का खिलौने किस राज्य की 400 साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है? कौन से हैं? एटी कोपक्का, सही पढ़ रहा हूं ना? कोपक्का, ठीक है। कोपका, इसको ऐसे पढ़ते कोपका, हाँ सही है, एटी कोपका, ठीक है। थोड़ा सा अलग सा नाम है और ये आंध्र प्रदेश का है ना, तेलुगु भाषा में है, तो पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। एटी कोपका खिलौने, तो अभी ये सुर्खियों में, अब मैं कोपक्का भी बोलूं ना तो समझ लेना यही है, ठीक है, ओके। तो ये जो खिलौने हैं ना अभी सुर्खियों में इसलिए हैं, जीआई टैग प्राप्त है। 2017 में इन खिलौनों को जीआई टैग दिया जा चुका है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। आंध्र प्रदेश की एक झांकी लगाई गई थी 26 जनवरी की परेड में, उसमें इस खिलौने से संबंधित एक झांकी थी, एतिकोप का, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर झांकियां। अब इन खिलौनों की भी विशेषता, एक तो ये आंध्र प्रदेश की 400 साल पुरानी परंपरा को इंडिकेट करते हैं। एक गांव है इसी खिलौने के नाम का, एतिकोप का गांव है, इसके कारीगरों के द्वारा बनाया जाता है और एक पर्टिकुलर पेड़ की लकड़ी का ही यूज किया जाता है जो हल्की और मुलायम रहती। ये जब खिलौने बनाए जाते हैं ना तो इनकी विशेषता है कि इनमें शार्प एजेस नहीं रहते हैं, कोने निकले हुए नहीं रहते, तो बच्चों के लिए भी ये बहुत ही सुरक्षित देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ नेचुरल कलर्स का यूज किया जाता है, जड़ से, पत्तियों से, बीजों से, पेड़ की छाल से कलर निकाला जाता है और उनका यूज किया जाता है। तो जीआई टैग दिया जा चुका है 2017 में इन खिलौनों को, इसलिए हाल ही में सुर्खियों में थे क्योंकि 26 जनवरी की परेड में इन खिलौनों की भी एक परेड लगाई गई थी आंध्र प्रदेश की तरफ से। नाम क्या है खिलौने का, एक बार फिर पढ़ते हैं, एतिकोप्पका खिलौने, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, जीआई टैग प्राप्त। यहां पर कुछ और जीआई टैग प्राप्त खिलौने देखें इंडिया के, तो चन्नापटना टॉयज कर्नाटका के हैं, इनको भी
जीआई टैग दिया जा चुका है। हाथी दांत की लकड़ी से बने हैं, हाथी दांत तो लकड़ियों से बनाए जाते हैं, नेचुरल कलर का यूज किया जाता है। तंजावुर डॉल्स की बात करें, तमिलनाडु, है ना, ये हिलने वाली एक डॉल है, बहुत ही फेमस है, मिट्टी की ये बनाई जाती है, झूलती रहती है। निर्मल टॉयज की बात करें, तेलंगाना के फेमस है ना, हाथ से तैयार लकड़ी के खिलौने हैं। और कोंडापल्ली टॉयज की बात करें तो ये भी आंध्र प्रदेश के देखने को मिलते हैं। एक पर्टिकुलर लकड़ी से, एक ही पर्टिकुलर लकड़ी से इनका बनाया जाता है और पौराणिक विषय या फिर जो ग्रामीण जीवन ना उससे संबंधित कलाकृतियां इन खिलौनों में बनाई जाती है। तो ये अदर खिलौने हैं जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है अलग अलग स्टेट में। तो यहां पर हमारे 29 जनवरी के सभी करंट अफेयर हो गए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर की रिवीजन पर। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का मेन सिंगल का खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर ने। 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया? तो 7 लोगों को दिया जा चुका है पद्म विभूषण। इंटरनेशनल कस्टम डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल कस्टम डे हर साल मनाया जाता है 26 जनवरी को। हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किए गए इजराइल में। हाल ही में किस पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त प्रख्यात हृदय सर्जन का निधन हो गया? तो यह है के.एम. चेरियन। नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो यह हो जाएगा ओडिशा। हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की सूची में रखा गया? तो यह है उदयपुर और इंदौर। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला टाइटल किसने जीता है? तो यह जीता है ओडिशा वॉरियर ने, अपने नाम किया। हाल ही में 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? यह जीता है इनियन पन्नीर सेल्वम ने। हाल ही में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया है नागालैंड राज्य में। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन में मैंने आपको डिटेल में समझाए थे। अब आज के कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के पहले आंसर ले लेते हैं, फिर नए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिएगा। कौन सी बेरोजगारी इस स्थिति को दर्शाती है कि जहां कुछ श्रमिक नौकरी बदलते समय अस्थायी रूप से काम से बाहर हो जाते हैं? तो यह होती है आंशिक बेरोजगारी। द इकोनॉमिक ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है जॉन रॉबिन्सन। और भारत की जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजना, उसमें कृषि के विकास का लक्ष्य रखा गया था, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना। तो ये तीनों क्वेश्चन हमारे आंसर हो गए। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, स्वेज नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? सेकेंड, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत पुरुष साक्षरता दर क्या थी? पुरुष साक्षरता की बात की गई है। तीर्थकर ऋषभनाथ का संबंध किस प्रतीक चिन्ह से है? अलग अलग तीर्थकरों के प्रतीक थे, यहां पर पूछा गया है कि तीर्थकर ऋषभनाथ का संबंध किस प्रतीक से है। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कमेंट में। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।